आई एम सी यश खंडेलवाल एंड आई वेलकम यू टू माई यूट्यूब चैनल। गाइज आई एम बैक विद अनदर वीडियो एंड आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डबल टैक्सेशन रिलीफ, यानी कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। यहाँ हम इसे टीटी भी बोलते हैं, कन्वेंशन भी बोलते हैं, अलग नाम है, सब मतलब एक है। ठीक है, तो इस रिवीजन की सबसे खास बात यह है कि हम इसमें साथ में क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। क्या सर क्वेश्चंस? यस, हम पूरे क्वेश्चंस कवर करेंगे जो आपके स्टडी मटेरियल में है, इसी रिवीजन के साथ में, बहुत कम टाइम में, बहुत स्मार्टली। ठीक है सर, तो करते हैं स्टार्ट। अगर आप कोई नोट्स डाउनलोड कर रहे हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज़ डबल टैक्सेशन? डबल टैक्सेशन क्या होता है सर? एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, एकदम सिंपल लेमैन्स लैंग्वेज में, तो एक ही इनकम का 2 बार टैक्स होना। एक ही इनकम का 2 बार टैक्स होना। ठीक है, अभी इनकम 2 बार टैक्स कैसे होती है, बताओ कैसे होगी? तो क्या होता है, कोई भी कंट्री ना जब टैक्स लगाती है, इनकम, कोई भी इनकम को टैक्स करती है तो 2 रूल से करती है। फर्स्ट वन इज रेसिडेंस रूल, सेकंड इज सोर्स रूल। क्या बोला मैंने? कोई भी कंट्री जब इनकम को टैक्स करती है 2 रूल से करती है। फर्स्ट वन इज रेसिडेंस रूल, सेकंड वन इज सोर्स रूल। अब सर ये रेसिडेंस रूल, सोर्स रूल क्या होता है कि जो कंट्री का रेसिडेंट हूँ मैं, वो कंट्री मेरे से टैक्स लेगी, और जिस कंट्री से मैंने कमाई वो कंट्री मेरे से टैक्स लेना चाहती है। ठीक है, तो अब ये रूल के एग्जांपल आपको ऐसा देता हूँ मैं। क्या होता है, मतलब डबल टैक्सेशन तभी होता है जब दोनों रूल अप्लाई हो जाते हैं। देखो लिखा मैंने यहाँ पे, वेयर अ पर्सन इज रेजिडेंट इन वन कंट्री बट हैज़ अ सोर्स ऑफ इनकम इन अनदर कंट्री, इट लीड्स टू डबल टैक्सेशन। जैसे अपन एग्जांपल ले सकते हैं कि मैं यहाँ से इंडिया से, मैं इंडिया का रेजिडेंट हूँ, मैं बाहर बिजनेस कर रहा हूँ, मान लो यूएस में भी बिजनेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब यूएस की जो इनकम रहेगी, यूएस वाले बंदे, जो यूएस की गवर्नमेंट है, वो मेरे से कैसे लेगी टैक्स? वो लेगी मेरे से सोर्स रूल से, क्योंकि मेरी वहाँ की इनकम है। इंडिया में इंडिया वाले मेरे से टैक्स क्यों लेंगे? क्योंकि मैं इंडिया का रेसिडेंट हूँ। तो दोनों जगह से मैं टैक्स हो रहा हूँ ना, एक जगह रेसिडेंट रूल से, एक जगह सोर्स रूल से। ठीक है, इसका एग्जांपल एक और देता हूँ। जैसे आईपीएल में प्लेयर्स आते हैं बाहर से अपने इंडिया में, तो ले लो एक प्लेयर, कौन सा फेवरेट, कौन सा अपना, एबी डिविलियर्स ले लो। ठीक है, तो एबी डिविलियर्स जब बाहर साउथ अफ्रीका से इंडिया आता है खेलने, तो आरसीबी तो बहुत तगड़ा पैसा देती होगी उसको ऑब्वियसली। ठीक है, तो अब हम जो इंडियन गवर्नमेंट है उसका टैक्स छोड़ देगी क्या? नहीं छोड़ेगी, हम सोर्स रूल से टैक्स लगाएंगे उसको। बट जब वो साउथ अफ्रीका जाएगा वापस, तो साउथ अफ्रीका का वो रेसिडेंट है, तो साउथ अफ्रीका भी उसे टैक्स लेगी ना, वो वहाँ से लेगी रेसिडेंस रूल से। तो बेसिकली यहाँ डबल टैक्सेशन आता है। अभी डबल टैक्सेशन हो रहा है तो बंदे पे गलत है कि नहीं? आप एक ही इनकम को 2 बार टैक्स कर रहे हो, तो ये गलत है ना, बहुत जेन्युइन हार्डशिप है। इसलिए इसके लिए ना, इससे बचने के कंट्रीज रिलीफ देती है। ठीक है, अब रिलीफ 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप के रिलीफ होते हैं। फर्स्ट इज बायलैटरल रिलीफ, सेकंड इज यूनिलैटरल रिलीफ। ठीक है, अब बायलैटरल रिलीफ क्या होता है? 2 कंट्रीज बैठ के समझौता करती है, टेबल पे बैठ के बातें करती है कि भाई हम ये चीज़ों पे आप टैक्स लेना, इस पे हम लेंगे, या फिर इस पे दोनों लेंगे, एक कोई क्रेडिट दे देगा। 2 उसकी मेथड आगे अपन बात करेंगे उस बारे में, बट इसे लेमेंस में बता रहा हूँ आपको, लेमेंस लैंग्वेज में, कि 2 कंट्री आपस में बैठ के समझौता करती है, जिससे जो बंदा है, जिसकी इनकम है, उस पर जेन्युइन हार्डशिप ना आए। ठीक है, तो कंट्रीज एंटर इनटू DTAA विद ईच अदर, इट कैन बी गिवन थ्रू 2 मेथड्स। तो कंट्रीज बेसिकली यहाँ पे DTAA में एंटर करती है, जो इस चैप्टर का मतलब है पूरा DTAA, इसमें कंट्रीज एंटर करती है। अब ये 2 मेथड से होता है। फर्स्ट इज एग्जेम्पशन मेथड, सेकंड इज टैक्स क्रेडिट मेथड, जिसमें मैंने बताया था आपको। एग्जेम्पशन मेथड मतलब एक कंट्री जो है ना, वो उसका एग्जेम्पशन दे देगी दूसरी कंट्री को, दोनों जगह कमाएगा, तो एक कंट्री एग्जेम्प्ट कर देगी, एक कंट्री टैक्स कर देगी। तो वो क्या होता है, अ पर्टिकुलर इनकम इज टैक्स्ड ओनली इन सोर्स कंट्री एंड एग्जेम्प्टेड इन द कंट्री ऑफ रेसिडेंस। मतलब आप समझो कि पर्टिकुलर इनकम जो भी है वो सोर्स कंट्री में सिर्फ टैक्स होगी, एंड रेसिडेंस जो कंट्री है, रेसिडेंट कंट्री जो है, जहाँ का वो रेसिडेंट है, वो उसको एग्जेम्प्ट कर देगी। ये होती है एग्जेम्पशन मेथड, मतलब रेसिडेंट वाली कंट्री ने एग्जेम्प्ट कर दी उसको, तुम ऑलरेडी बाहर टैक्स भर के आए हो। सेकंड होती है टैक्स क्रेडिट मेथड। अब इसमें क्या होता है, इनकम दोनों कंट्रीज में टैक्स होती है, इनकम इज टैक्सेबल इन बोथ कंट्रीज इन अकॉर्डेंस विद देयर रिस्पेक्टिव टैक्स लॉज रेड विद DTAA। तो दोनों कंट्रीज में इनकम टैक्स होती है। फिर द कंट्री ऑफ रेजिडेंस ऑफ द टैक्स पेयर हाउएवर अलाउज हिम क्रेडिट फॉर टैक्स चार्ज इन द सोर्स कंट्री। मतलब जो रेसिडेंस वाली कंट्री रहती है, वो उसको क्रेडिट दे देती है जो उसने सोर्स कंट्री में टैक्स भरा है उसके ऊपर। ठीक है, बेसिकली ये होता है इसमें। अब यूनिलैटरल रिलीफ देखते हैं अपन, वेयर देयर इज नो अग्रीमेंट बिटवीन 2 कंट्रीज, कंट्री ऑफ रेसिडेंस इटसेल्फ प्रोवाइड्स रिलीफ, मतलब नो DTA, ये सेक्शन 91 है। ठीक है, क्या होता है यूनिलैटरल रिलीफ? मतलब कि अब दूसरी कंट्री हमारी किसी के साथ हमारा DTAA नहीं है,
जैसे मान लो हमारा DWA किसी के साथ नहीं, सिंगापुर के साथ नहीं है मान लो, तो जब कोई एग्रीमेंट नहीं रहेगा हमारा उनके बीच में, तो अब वो वहाँ टैक्स भरेगा। तो अगर हमारी कंट्री में आया और फिर से उसको टैक्स भरना पड़ रहा है तो ये हम उसका गलत हो जाएगा। तो कंट्रीज क्या करती है कि जो रेसिडेंस कंट्री रहती है, जो जिसका बंदा है वो उनको रिलीफ दे देती है, कितने का, जो वहाँ पे टैक्स भर गया उसका। ठीक है, अब ये यूनिटरी रिलीफ अपन आगे पढ़ेंगे सबसे आखिरी में। आपके मोस्टली क्वेश्चंस इसमें ही है, मोस्टली क्वेश्चंस इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे सबसे आखिरी में। ठीक है, अब नेक्स्ट सेक्शन पढ़ रहे हैं, सेक्शन नंबर 90, एग्रीमेंट विद फॉरेन कंट्रीज, मतलब DDAA का सेक्शन बेसिकली। तो अब इंडिया में DDAA कौन एंटर करता है? इंडिया में DDAA एंटर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट एंटर करती है, मे एंटर इनटू अग्रीमेंट विद गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री और स्पेसिफाइड टेरिटरी। अब दूसरी कंट्री के साथ और स्पेसिफाइड टेरिटरी के साथ हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट एंटर करती है एग्रीमेंट में। स्पेसिफाइड टेरिटरी क्या होती है? सर हमारी कंट्री के बाहर कुछ छोटे छोटे पार्ट्स जो कंट्री नहीं है बट स्पेसिफाइड टेरिटरीज है, छोटे छोटे टेरिटरीज है जिनके साथ इंडिया अगर एग्रीमेंट करती है तो कर सकती है उनके साथ। किन चीज़ों के लिए करती है? 3 चीज़ों के लिए, फॉर अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन, फॉर एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, फॉर रिकवरी ऑफ इनकम टैक्स। तो सबसे पहला काम तो इनका यही कि अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन होना चाहिए, उसी के लिए एंटर कर रहे हैं। सेकंड है फॉर एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब अगर दोनों कंट्रीज के बीच में ये तय होता है कि अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम देंगे, अगर हमको चाहिए तो आप देना। ठीक है, बेसिकली उतना होता है। थर्ड फॉर रिकवरी ऑफ इनकम टैक्स, अगर कंट्रीज कोई बंदे से इनकम टैक्स रिकवर नहीं कर पा रही है तो वो एक दूसरे को हेल्प करेगी। अगर आपकी कंट्री में वो बंदा है जिससे हम इनकम टैक्स रिकवर नहीं कर पा रहे तो आप हमको हेल्प करो, हमारी कंट्री में तो हम हेल्प करेंगे। तो बेसिकली वो होता है। अब यहाँ पे एकदम इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है इस बार का अमेंडमेंट, क्या लिखा है इसमें? फॉर अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन, यहाँ स्टार्टिंग से पढ़ते हैं फिर से पूरा सेंटेंस। सेंट्रल गवर्नमेंट में एंटर इनटू एग्रीमेंट विद गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री स्पेसिफाइड टेरिटरी फॉर अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन without creating opportunities for non-taxation, tax evasion, tax avoidance, including through treaty shopping। इसका मतलब क्या है कि कंट्रीज जब एंटर करे DDAA में फॉर अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन, तो उनको ये इंश्योर करना है कि उनके इस एग्रीमेंट से अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं होना चाहिए। किस चीज़ के लिए? नॉन टैक्सेशन के लिए, टैक्स इवेजन के लिए। मतलब आप डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में एंटर कर रहे हो, क्या करने? टैक्स अवॉइड करने। तो उसमें आपको यह इंश्योर करना है कि दूसरे लोगों के लिए या फिर जो भी वहाँ के रेसिडेंट्स जो भी लोग हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं होना चाहिए। किस चीज़ के लिए? नॉन टैक्सेशन और टैक्स इवेजन के लिए। ठीक है, अब इसमें एक और वर्ड लिखा है इंक्लूडिंग थ्रू ट्रीटी शॉपिंग। अब सर ट्रीटी शॉपिंग क्या होता है? ट्रीटी शॉपिंग आपको बताऊँ मैं तो एक डेफिनेशन उसको बताता हूँ पहले। सबसे पहले क्या होता है कि अगर कोई बाहर का बंदा, जैसे हमारी कंट्री के बीच में और सिंगापुर कंट्री के बीच में क्या है? DDAA है, और कोई चाइना का बंदा आता है और वो आके इसका बेनिफिट ले लेता है, तो वो क्या कर रहा है? वो कर रहा है ट्रीटी शॉपिंग कर रहा है। वो इन दोनों कंट्रीज़ का रेसिडेंट नहीं है बट वो बाहर से आके इनडायरेक्टली बेनिफिट ले रहा है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रीटी शॉपिंग। तो ये भी होना नहीं चाहिए, ये भी हमको इंश्योर करना है, ये DDAA में लिखा होता है। ठीक है, अब नोट्स पढ़ते हैं। अब आप समझो कि कभी भी DDAA और इनकम टैक्स में कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो कौन प्रिवेल करता है? आप बताओ। हमेशा जब भी DDAA और इनकम टैक्स में कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो हमेशा DDAA शैल प्रिवेल, हमेशा। ठीक है, फिर से बोलता हूँ मैं, अगर इनकम टैक्स और DDAA में कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो प्रोविजंस ऑफ DDAA शैल प्रिवेल एक्सेप्ट द प्रोविजंस ऑफ गार। क्योंकि DDAA तो स्पेसिफिक प्रोविजन है, इनकम टैक्स जनरल प्रोविजन है, बट गार और ज़्यादा स्पेसिफिक है, तो गार DDAA को ओवरराइड कर देंगे। DDAA इनकम टैक्स को ओवरराइड करता है पर गार DDAA को भी ओवरराइड कर देंगे बेसिकली। ठीक है, बट जब हम एसएससी के लिए इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं, फिर उसकी इनकम कैलकुलेट करते हैं, तो उस टाइम पे विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू एसएससी शैल अप्लाई। मतलब DDAA और इनकम टैक्स में जो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा एसएससी के लिए वो अप्लाई होगा, जो एसएससी के लिए फेवरेबल होगा वो अप्लाई होगा। ठीक है, सेकंड पढ़ते हैं। The charge of tax in respect of foreign company at a higher rate than domestic shall not be considered less favorable। मतलब क्या कि अगर कोई फॉरेन कंपनी है, ठीक है, उसको मान लो इंडिया में रेट लग रहा है 40% और उसको अगर DDAA में 25% लिखा है, ठीक है, तो जो इंडिया में उसको 40% लग रहा है और 25% लग रहा है, तो आप बोलोगे सर कितना लगना चाहिए? सर आपने भी पढ़ाया कि DDAA और इनकम टैक्स में कौन सा मतलब बेनिफिशियल एसएससी के लिए कौन सा है?
25% मतलब डिडक्टेबल है तो वो अप्लाई होगा नहीं। ये एक्ट में साफ साफ लिखा है कि द चार्ज ऑफ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन कंपनी एट हायर रेट शेल नॉट बी कंसिडर लेस फेवरेबल। मतलब इसको जब जैसे फॉरेन कंपनी को जो 40% रेट लग रहा है, ज़्यादा टैक्स रेट लग रहा है, उसको लेस फेवरेबल नहीं माना जाएगा। तो सर क्या मैं बोल सकता हूँ कि DTAA फॉरेन कंपनी के लिए रेट्स के लिए अप्लाई नहीं होता? यस, फॉरेन कंपनी की रेट्स की बात आती है, सिर्फ इस केस में DTAA अप्लाई नहीं होता। मतलब उनको कौन सा लगता है? उनको लगता है 40% रेट ही लगता है इंडिया में। कंपनी से फॉरेन कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। DTAA अप्लाई होगा उनको बाकी चीज़ों के लिए, सिर्फ रेट के लिए उनको 40% लगेगा, उसको लेस फेवरेबल नहीं माना जाता कि DTAA में कम रेट लिया तो वो नहीं लेंगे, हम उसको 40% ही लेंगे, ठीक है। अगर फॉरेन कंपनी का मान लो कोई इनकम के बारे में कुछ चीज़ है कि ये इनकम, कोई इनकम मान लो इनकम टैक्स एक्ट में इंक्लूड होनी चाहिए बोल रहा है और DTAA में इंक्लूड नहीं होनी चाहिए बोल रहा है, नॉट इंक्लूड, तो इसमें क्या मानोगे? सर इसमें DTAA अप्लाई होगा, जो ज़्यादा फेवरेबल वो अप्लाई होगा। सिर्फ रेट के लिए फॉरेन कंपनी को ये सीन है कि रेट के लिए इसको लेस फेवरेबल नहीं माना जाएगा, मतलब इसके लिए रेट के लिए अप्लाई नहीं होगा। आई थिंक आई एम क्लियर, ठीक है। थर्ड पढ़ते हैं। अब देखो, कोई भी अगर NR है बाहर का, जिसकी हमारे साथ, हमारी इंडिया के साथ उसकी DTAA है उस कंट्री की, और उसको अगर इंडिया में रिलीफ क्लेम करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको करना पड़ेगा उसका फर्निश्ड टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट। If an NR to whom DTAA applies wishes to claim relief, he has to furnish tax residency certificate of his being resident in any foreign country or specified territory. In addition to TRC, the assessee would be required to provide the following documents. कौन से? The PAN of the assessee, the status of the assessee status मतलब इंडिविजुअल है, पार्टनरशिप फॉर्म में कंपनी क्या है, नेशनलिटी, इंडिविजुअल है तो नेशनलिटी, कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन अगर इंडिविजुअल के अलावा कोई है तो, ठीक है। असेसीज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर आउटसाइड इंडिया, जो बाहर की कंट्री का पैन है या फिर टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो उसको देना पड़ेगा। एंड पीरियड फॉर विच रेसिडेंशियल स्टेटस इज एप्लीकेबल, ठीक है। बट अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन उसकी TRC में है ना तो उसको ये सब भी नहीं देना पड़ेगा। दो बार क्यों फाइल करेगा? अगर TRC में ये सब नहीं है तो देना पड़ेगा, अगर TRC में ये सब है तो नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट सेक्शन, आपका सेक्शन नंबर 91, कंट्रीज विथ विच DTA डज नॉट एग्जिस्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका। इस सेक्शन से मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे आपके, मैक्सिमम क्या पूरे क्वेश्चन इसमें से आएंगे, अभी अपन पढ़ेंगे ना आगे, तो यही सेक्शन है सबसे इंपॉर्टेंट, अच्छे से पढ़ लो ये, ठीक है। समझाता हूँ एकदम बढ़िया से, ठीक है। अब क्या लिखा पढ़ते हैं अपन। इफ देयर इज अ कंट्री विथ विच इंडिया डज नॉट हैव अ DTAA एंड द असेसी इज रेसिडेंट इन इंडिया, हैज इनकम अराइजिंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, हैज पेड इनकम टैक्स इन फॉरेन कंट्री एज वेल एज इंडिया, then he shall be entitled to deduct an amount of relief under section 91 from income tax payable in India on such double tax income। फिर से सुनो क्या है, देखो मैंने सब पढ़ा, अभी समझा रहा हूँ। अगर ऐसी कोई कंट्री है जिसका इंडिया के साथ DTAA नहीं है, इसकी हम बात करें, सबसे शुरू में हमने बात की थी यूनिलैटरल रिलीफ, हमने जो बात की थी ना सबसे शुरू में वो यही है। अरे ये देखो, जो अपने सेक्शन 91 की बात की थी यूनिलैटरल रिलीफ, ये वही है, सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, हमने जैसे शुरू में बात की थी कि अगर दो कंट्री के बीच में DTAA नहीं है तो जो कंट्री ऑफ रेसिडेंस है ना वो रिलीफ दे देती है टैक्स पेयर को, कि जो आपने बाहर टैक्स पे किया उसका हम रिलीफ दे देंगे। तो इंडिया में कैसे रिलीफ मिलता है उसका अंडर सेक्शन 91 हम पढ़ेंगे वो, ठीक है। तो 4 कंडीशन है इसकी, चारों सुनो, ठीक है। सबसे पहले कंडीशन ये है कि इंडिया का DTAA नहीं होना चाहिए उनके साथ, ठीक है। तो देयर इज अ कंट्री विथ विच इंडिया डज नॉट हैव अ DTA और वो बंदा इंडिया का रेसिडेंट है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी बाहर से इनकम आ रही है, हैज़ इनकम राइजिंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, उसने बाहर इनकम टैक्स पे किया है, बाहर भी किया है और इंडिया में भी कर रहा है, इंडिया में करना ही पड़ेगा, इंडिया का रेसिडेंट है तो उसको एक अमाउंट का रिलीफ देंगे अपन। अब वो सर रिलीफ कितना अमाउंट का देंगे ये हम सीखते हैं कैलकुलेट करना, ठीक है, अमाउंट ऑफ रिलीफ। अब मैं एकदम समझा रहा हूँ, ये नोट्स मत देखो, सबसे पहले समझा रहा हूँ, सुनो एकदम लॉजिकली अपन समझते क्या होता है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि जो बाहर की इनकम है और अपनी इनकम है उसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। उसमें जो इंडिया में डिडक्शंस मिलते हैं चैप्टर 6 से वगैरह में वो अप्लाई कर देते हैं, मतलब वो डिडक्शन दे देते हैं उसको। उसके बाद उस पर टैक्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, टैक्स सरचार्ज सेस कैलकुलेट किए। अब जो टैक्स कैलकुलेट किया अपन ने, अब अपन देखते हैं कि अपना टैक्स आ गया, अपने स्लैब रेट अप्लाई करके जो भी अपना रेट एप्लीकेबल है वो अप्लाई करके टैक्स कैलकुलेट कर लिए। फिर अपन देखते हैं
कि अपने जो टैक्स कैलकुलेट किए हैं उस पर उसका रेट कितना आ रहा है, एवरेज रेट ऑफ टैक्स। कैसे करते हैं वो टैक्स को अपन एवरेज कैसे निकालेंगे टैक्स का, टैक्स जितना आया वो डिवाइड कर देंगे किससे, इनकम से, इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि उस कंट्री में कितना टैक्स लगा, कितने रेट पर टैक्स लगा है। ठीक है, उसका रेट निकाल लेते हैं। उसका रेट या तो दिया होगा या तो आपको क्वेश्चन में दिया होगा कितना मतलब कितना टैक्स लगा है, तो आप रेट निकाल लोगे वहाँ से। तो अब मान लो यहाँ 15% लगा, वहाँ 10% लगा, तो मुझे बताओ इंडिया कितना का रिलीफ प्रोवाइड करेगा, 15 का करेगा क्या? नहीं, अपन करेंगे 10% का, मतलब इंडिया करेगा लोअर का, मतलब जो भी लोअर रेट है उसका इंडिया DDAA मतलब रिलीफ प्रोवाइड कर देगा। समझा? कितनी इनकम पे? डबली टैक्स इनकम पे। जो इनकम वहाँ भी टैक्स हुई यहाँ भी टैक्स हुई है, इतनी इनकम पे अपन कर देंगे। मान लो वहाँ 10 लाख टैक्स हुई है, पर इंडिया में आने के बाद उस पे से उसको डिडक्शंस मिल गए, उसको खर्चा मिल गया, तो यहाँ पे आके तो 7.5 लाख की टैक्स हुई है ना। तो आप टैक्स कितने मतलब रिलीफ कितने पे दोगे? 10 लाख पे दोगे? नहीं देंगे। कितने पे दोगे? 7.5 लाख पे। जो यहाँ भी टैक्स हुई है वहाँ भी टैक्स हुई है। जो 2.5 लाख में यहाँ टैक्स हुआ है क्या? नहीं हुआ है। तो बेसिकली डबली टैक्स इनकम पे अपन उसको रिलीफ देते हैं। अब देखो हम पढ़ते हैं। अब आपको मैंने बैकग्राउंड दिया, अब समझ में आ जाएगा अच्छे से। सबसे पहले हमको क्या करना है सर? सबसे हमको पहले करना है कंप्यूट नेट टोटल इनकम, NTI। कैसे करेंगे वो? इंडियन इनकम प्लस फॉरेन इनकम। ठीक है, अब सर मैंने नेट बोला जैसी, वैसे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आफ्टर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है। ठीक है, जो इंडिया में चैप्टर 6 के डिडक्शन होते हैं वो अपन दे देंगे उसको। उसके बाद कंप्यूट टैक्स प्लस सरचार्ज इफ एप्लीकेबल प्लस सेस ऑन टोटल इनकम। जो अपने इनकम निकाले पहले स्टेप में, उस पर अपन टैक्स निकाल लेंगे। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको क्लेम क्या नहीं करना है, TDS, TCS, मैट क्रेडिट, AMD क्रेडिट, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एडवांस टैक्स। अब सर बोलोगे सर ये क्यों नहीं करना क्रेडिट, मतलब क्लेम क्यों नहीं करना ये सब चीज़ें? बेसिकली देखो, अगर अपन ये क्लेम कर लेंगे ना तो अपना जो रेट निकालना था अपने को आगे वो नहीं निकलेगा, वो सही नहीं निकलेगा। तो ये भी जो टैक्स भरे ही हो ना आपने, तो ये टैक्स भी इसको भी रेट में आना चाहिए ना। तो देखो समझा ना मैंने क्या बोला? मतलब आप मान लो आपका टैक्स आ रहा है 2 लाख रुपए, उसमें TDS ऑलरेडी भर दिया है, TDS 1 लाख रुपये भर दिया है, मतलब कट गया आपका, या फिर एडवांस टैक्स आपने भर दिया है 1 लाख रुपये, तो बचा कितना टैक्स? 1 लाख। अब 1 लाख डिवाइड बाय NTI करोगे तो आपका रेट कितना आएगा? 1 लाख के हिसाब से आएगा, वो गलत रेट आ जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि ये सब चीज़ें क्लेम नहीं करना है पहले। ठीक है, सिर्फ जो टैक्स आपको कैलकुलेट होता है उस इनकम पे वो निकालना है, फिर उसका रेट निकालना है। रेट कैसे निकालेंगे? ग्रॉस टैक्स अपने पे किया, टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस सरचार्ज, ठीक है, अपॉन NTI जो अपने इनकम कैलकुलेट किया था फर्स्ट स्टेप में, इनटू अपन कर देंगे 100, उससे आपका क्या आएगा? रेट आ जाएगा। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। मैथ्स में करते थे ना अपन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन क्या है? फाइंड आउट रेट एट विच टैक्स पेड डिडक्टेड इन फॉरेन कंट्री। बाहर की कंट्री में किस रेट पे टैक्स पे हुआ है उसका रेट निकाल लेंगे अपन। ठीक है, अब निकालेंगे, फर्स्ट हो गया सेकंड हो गया। अब निकालेंगे अपन फाइंड आउट लोअर रेट ऑफ 1 और 2। जो ऊपर 1 और 2 निकाले अपन ने, इंडिया कंट्री में जो एवरेज रेट ऑफ टैक्स लगाए और जो फॉरेन कंट्री में रेट लगाए उसका लोअर निकाल लेंगे, और वो जो लोअर आएगा उसको अपन क्या दे देंगे? रिलीफ दे देंगे। तो रिलीफ अंडर सेक्शन 91 कितना होगा? फॉरेन डब्ल्यू टैक्स इनकम इनटू लोअर रेट, एज सिंपल एज दैट। समझा? जो डब्ल्यू टैक्स इनकम हुई है उस पर लोअर रेट आपको डिडक्शन दे देंगे अपन। अब सर पसंद तो आया सर, यहाँ तक समझ में तो आ गया सर पूरा, पर सर क्लैरिटी पूरी कब आएगी पता है? क्लैरिटी तब आएगी जब अपन क्वेश्चंस करेंगे। अपन क्वेश्चंस बहुत बढ़िया से करने वाले हैं, पूरे क्वेश्चन करेंगे चॉकलेट स्टडी मटेरियल में, और बहुत फटफट हो जाएंगे एकदम। आपको अब समझ में आएगा चैप्टर कैसे अप्लाई होता है। ठीक है, और मोस्टली क्वेश्चन आपके देखना 91 सेक्शन पे है, जो अभी पढ़ाया ना अपन यूटिलिटी रिलीफ, जिसमें रिलीफ प्रोवाइड करना है, मोस्टली आपके क्वेश्चन उसी सेक्शन पे है। ठीक है, तो अगर पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है। आप लोग, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं ऑब्वियसली, और बहुत अच्छा लगता है मुझे, बट बहुत सारे लोग सिर्फ देख के छोड़ देते, कमेंट भी नहीं करते। मतलब ठीक है मत करो, बट अगर आपको ऐसा लगता है मैं एफर्ट डाल रहा हूँ आप लोग के लिए, और आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मुझे बता दो। वहाँ से अगर आता है ना तो अच्छा लगता है कि यार अच्छा लग रहा है लोगों को, तो खुशी मिलती है बहुत। ठीक है, सबसे पहले करते हैं अपन इलस्ट्रेशन 1। एग्जामिन द करेक्टनेस और अदरवाइज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। द डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी इज एंटर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओवरराइड द डोमेस्टिक लॉ। DDAA ओवरराइड करता है क्या डोमेस्टिक लॉ? हाँ सर, हमने पढ़े, अब भी पढ़े सर, अब भी। यस, अवॉइड करते मतलब अप्लाई, जो भी जब भी उस पर कॉन्फ्लिक्ट होता है तब DDAA वुड प्रिवेल ओवर द एक्ट, बट वो अप्लाई करेगा अस्सी को, वुड अप्लाई टू द एक्सटेंट दे आर मोर बेनिफिशियल टू द SSC। ये मैंने पढ़े अभी। वो 80 को तब तक अप्लाई करें जो तब तक मोर बेनिफिशियल हो। ठीक है,
बस इतना ही आंसर, क्वेश्चन इतना ही, सॉरी फर्स्ट इलस्ट्रेशन इतना ही है। अपन पढ़ते हैं सेकंड इलस्ट्रेशन। कहाँ है आ गया। नंदिता, एन इंडिविजुअल रिटायर्ड रेसिडेंट रिटायर्ड एम्प्लॉय ऑफ प्रसार भारती एजेड 60 years, is a well-known dramatist deriving income of 1,10,000 from theatrical works played abroad। ये उसकी हो गया अब्रॉड इनकम, ठीक है। टैक्स ऑफ ₹11,000 वो डिडक्टेड इन द कंट्री वेयर द प्लेस वर परफॉर्म्ड, ठीक है। इंडिया डज नॉट हैव अ DTAA, अपन ने अभी पढ़ा, DTAA नहीं मतलब सेक्शन 91 का रिलीफ मिलेगा, आपको पता है अभी से, ठीक है। विद दैट कंट्री हर इनकम इन इंडिया इज अमाउंटेड टू 6,10,000। इन व्यू ऑफ टैक्स प्लानिंग शी डिपॉजिटेड 1,50,000 इन PPF, ठीक है। पेड PPF क्या मिलेगा, 80C मिलेगा। पेड कॉन्ट्रीब्यूशन टू अप्रूव पेंशन फंड ऑफ LIC 32,000। इसका डिडक्शन क्या मिलेगा, कौन सेक्शन मिलेगा, याद करो, याद नहीं आ रहा। ये मिलेगा 80 CCC में, अप्रूव पेंशन फंड का मिलता है, ठीक है। शी ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड 28,000 टू सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड गेव पेमेंट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस ऑफ 26,000 टू इंश्योर हेल्थ ऑफ हर मदर, अ नॉन रेसिडेंट एजेड 84 years, ठीक है, हु इज डिपेंडेंट ऑन हर। कंप्यूट द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ नंदिता फॉर द असेसमेंट 21-22 assuming that she does not opt for section 115 BAC, ठीक है। तो अब निकाल लेंगे अपन, अब क्या करेंगे, अपन इंडियन इनकम फॉरेन इनकम उसके ऐड कर लेंगे, फिर रेट निकाल लेंगे, फिर उस पर रेट निकालने से पहले क्या करेंगे, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से देंगे, उसके बाद जो लोअर रेट रहेगा उसका डिडक्शन दे देंगे। अभी आप समझ जाओगे पूरा इस सेक्शन से, इस क्वेश्चन से। तो इंडियन इनकम उसकी कितनी है, 6,10,000, ठीक है। फॉरेन इनकम उसकी कितनी, 1,10,000, टोटल होगी 7,20,000। उस पर उसको PPF 80C में मिला 1,50,000, ठीक है। 80 CCC में मिला उसको कॉन्ट्रीब्यूशन टू अप्रूव पेंशन फंड 32,000। तो सर 80C में मिला 1.5 लाख, 80 CCC में मिला 32,000। बट 80 CC क्या बोलता है कि C प्लस CCC प्लस CCD मिला के आपको मिलता है 1.5 लाख रुपये डिडक्शन, उससे ज़्यादा का नहीं मिलता है, तो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा 1.5 लाख रुपये में, ठीक है। अब दूसरा सेक्शन पढ़ते हैं अपन, सेक्शन 80D का। तो उसने जो 28,000 रुपये का कॉन्ट्रीब्यूशन की मेडिकल का, वो उसको मिल जाएगा 80D में, और वो खुद क्या है, एजेड ऑफ 60 years और मोर है, तो उसको कितने तक मिलता है, ऐसे नॉर्मल 25,000 तक मिलता है। बट रेसिडेंट जो सीनियर सिटीजन है उनको मिलता है कितने तक, 50,000 तक। अब उसकी मम्मी के लिए उसने की 26,000 का, तो उनको 50,000 मिलना चाहिए क्योंकि वो भी 84 के ऊपर है। बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, शी विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू फॉर हायर डिडक्शन ऑफ ₹50,000 एलिजिबल फॉर अ सीनियर सिटीजन हु इज रेसिडेंट इन इंडिया हैज़ अ डिडक्शन विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम ऑफ ₹25,000। क्योंकि वो नॉन रेसिडेंट है तो उसको जो 50,000 वाली लिमिट है उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो 26,000 की जगह उसको डिडक्शन मिलेगा सिर्फ 25,000 का। तो ये छोटे छोटे पॉइंट भूल सकते हो आप, गलती कर सकते हो, ठीक है। तो ये आ गया उसकी इनकम 2,03,000, डिडक्शन है उसका 2,03,000, तो उसकी इनकम में से माइनस कर देंगे अपन, तो आपकी इनकम टोटल इनकम आ गई, नेट टोटल इनकम 5,17,000, ठीक है। अब इस पर इनकम टैक्स लगा दिया अपने स्लैब रेट, ठीक है। 5,17,000, 5 लाख तक तो कुछ भी नहीं लगेगा, 5 लाख तक 5% लगेगा, 2.5 लाख से 5 लाख, और 17,000 पे लगेगा आपको क्या, 20%। तो उससे आपकी इनकम टैक्स आ जाएगी इतनी 13,400, उस पर आप लगा दो सेस 4% का, या क्या क्या टैक्स। अब निकालेंगे अपन रेट, एवरेज रेट ऑफ टैक्स इन इंडिया। तो कैसे निकालेंगे, 13,936 अपॉन 5,17,000। देखो आपने क्या निकाला, ये आपका आ गया क्या, 13,936 टैक्स आ गया, नेट टोटल इनकम जो इंडिया में आ गई 5,17,000 इंटू 100 कर दिया, तो आपको रेट है 2.696%। अब अपन निकालेंगे डिडक्शन अंडर एवरेज रेट ऑफ टैक्स इन फॉरेन कंट्री। उससे फॉरेन टैक्स कंट्री में कितना भरा, 11,000, कितने पे, 1,10,000 पे, तो कितना रेट हो गया, 10% रेट हो गया। तो लोअर कितना है, 2.696, उसको कितना अपन करेंगे, कितना देंगे रिडक्शन, 2.696 कितने पे, 1,10,000 इनकम है उस पर 2.696% से उसको डिडक्शन मिल जाएगा 2,966 रुपीज़। तो इस पे इसका डिडक्शन रेट दे देंगे इतना, और ये उसका आंसर आएगा 10,970, ठीक है। तो ये आपका हो गया, 2 इलस्ट्रेशन खत्म हो गए। अब हम करते हैं नो ईयर क्या रहता है वो, टेस्ट ऑफ नॉलेज रहता है हो गया ना, टाइम पड़े हुए यार इसलिए याद नहीं रहता, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करें क्वेश्चन 1। कॉस्मोस लिमिटेड, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन मॉरिशस, हैज़ अ ब्रांच ऑफिस इन हैदराबाद, ओपन इन अप्रैल 2020, ठीक है। तो ठीक है, कौन सी कंपनी है कॉस्मोस लिमिटेड, ये मॉरिशस में इनकॉर्पोरेटेड है, कलर बदल देता हूँ, ठीक है। तो ये फॉरेन कंपनी है, इसको रेट कितना लगता है,
इंडिया में लगता है 40%, बाहर उसको लगता है कितना 30% प्लस 4% बोलता है उसका DTAA, ठीक है। जो भी आर्टिकल है वो बोलता है 30% लगने वाला है। तो कौन सा लगेगा उसको, अपन अभी पढ़े थे जिससे 40% उसको इनकम इंडियन टैक्स पे लग रहा है, और बाहर जो उसका DTAA है जो भी आर्टिकल है वो बोलता है 30% लगना चाहिए उसको। तो कौन सा लगना चाहिए, देखो यहाँ साफ साफ लिखा है। ऐसे तो अपन बोलते हैं कि इनकम टैक्स और DTAA जो ज़्यादा बेनिफिशियल है वो अप्लाई होना चाहिए, को यहाँ पे लिखा है देखो, shall apply to the extent they are more beneficial to the SSC, जो बेनिफिशियल है वो अप्लाई होना चाहिए। However, explanation 1 to section 90 clarifies that the charge of tax in respect of foreign company at a rate higher than the rate at which domestic company is chargeable shall not be regarded as less favorable or levy of tax in respect of such a foreign company. Therefore, the view of AO is correct in levying tax 40% on the Indian branch of Cosmos Limited. अपन ने पढ़े थे अभी क्वेश्चन में, अभी रिवीजन में वही आ गए थे क्वेश्चन में। अब देखते पढ़ नेक्स्ट पढ़ते हैं। कलर बदल दूँ क्या, ग्रीन कर लेता हूँ। कल्पेश कुमार, रेसिडेंट इंडिविजुअल, इज अ म्यूजिशियन डिराइविंग इनकम ऑफ ₹7,50,000 फ्रॉम कॉन्सर्ट्स परफॉर्म्ड आउटसाइड इंडिया, ठीक है। टैक्स ऑफ 1 लाख वॉज डिडक्टेड इन द एट सोर्स इन द कंट्री वेयर द कॉन्सर्ट्स वर परफॉर्म, ठीक है। इंडिया डज नॉट हैव एनी DTAA, ये देखो DTAA नहीं है, मतलब क्या है, सेक्शन 91 का रिलीफ है सर, सबको पता है, ठीक है। हिज इनकम इन इंडिया अमाउंटेड टू 30 लाख रुपीज़, ठीक है। उसने 1.5 लाख रुपये PPF में डाल दिया, और मेडिकल इंश्योरेंस पापा का भरा है 50,000, ठीक है। अब देखते हैं फॉरेन इंडियन इनकम कितनी है, 30 लाख। आपको आई होप हिंदी समझती है, सॉरी मैं इंग्लिश में ही बोलता हूँ फिगर्स, क्योंकि साउथ इंडियन बच्चे भी देखते हैं बहुत सारे, तो आई ट्राई टू कवर इट इन इंग्लिश। तो 30 लाख इंडियन इनकम, 750 लाख कितनी हो गई उसकी फॉरेन इनकम, टोटल हो गई 37,50,000। अब ATC में PPF डिडक्शन मिला उसको 1.5 लाख 1,50,000 का, ATD में कितना मिलेगा, ATD में मिलेगा 50,000, उसका है 52,000 टोटल, पर मिलेगा 50,000, ठीक है। 2 लाख ये कट गए, 2 लाख कट गए ये, तो टैक्स ऑन टोटल इनकम कितना रहा उसका 877,500, ठीक है। अब उस पर सेस कन्वर्ट करेंगे अपन, सेस ऐड करना मत भूलना, सेस भी और सरचार्ज एप्लीकेबल हो रहा होगा तो चेक कर लेना, सरचार्ज सेस ऐड करना मत भूलना, बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ जब मैं स्टूडेंट था तो भी गलती होती थी, और मुझे लगता है बहुत सारे लोग से हो सकती है, तो बार बार बोल रहा हूँ, सेस और सरचार्ज नहीं भूलना, ठीक है। और पहले सरचार्ज फिर सेस। तो अभी आ गया आपकी टोटल इनकम उसकी, अच्छा ये क्या है, अच्छा 3550 टोटल इनकम आई उसकी, टैक्स निकाल लिया अपन ने, सेस ऐड कर लिए, 912,600 आ गई उसकी टैक्स। अब 912,600 टैक्स आ गया, डिवाइड बाय अपन ने किया NTI 35,50,000 ये वाला अमाउंट, ठीक है। तो उससे रेट आ गया उसका 25.71%। अब जो बाहर उसकी इनकम टैक्स हुई है वो कितने रेट पे हुई है, 1 लाख टैक्स लगा है उसको, कितने पे, 7.5 लाख की इनकम पे, देखो ऊपर 1 लाख रुपीज़ टैक्स लगा है उसको, ठीक है। तो 1 लाख अपॉन 7.5 लाख इंटू 100, 13.33%। अब कौन सा रेट का रिलीफ मिलेगा, 13.33 का, कितनी इनकम पे, डब्ल्यू टैक्स इनकम पे। डब्ल्यू टैक्स इनकम कितनी उसकी 750 लाख, तो 750 लाख इंटू 750 लाख नहीं है, 7,50,000, 7,50,000 इंटू 13.33% का उसको रिडक्शन मिल जाएगा, दैट इज 1 लाख रुपीज़। जो उसने बाहर टैक्स भरा उसका रिडक्शन मिल जाएगा, तो उसके टैक्स पेपर इंडिया हो जाएगी 812,600। सर बहुत सिंपल है सर, ये तो है ना सिंपल। अभी क्वेश्चन करो तब समझ में आता है, प्रोविजन तो पढ़ना है इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली, बट जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे इसके तब तक पेपर में पक्का गलती करो, कोई ना कोई सिली मिस्टेक कर सकते हो। अब थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। द फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम अर्नड बाय मिस विविता, अ रेसिडेंट इंडियन एजेड 25 फॉर असेसमेंट 21-22। इनकम फ्रॉम प्लेइंग स्नूकर इन कंट्री एल, ठीक है, बाहर की कंट्री की इनकम है ये 12 लाख रुपए। टैक्स पेड इन कंट्री एल, इतना टैक्स भरा उन्होंने। इनकम फ्रॉम प्लेइंग स्नूकर टूर्नामेंट्स इन इंडिया, इंडिया में इतना इनकम कमाई उन्होंने। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 1,10,000। और मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर हर फादर एजेड 62 ईयर्स, पेड थ्रू क्रेडिट कार्ड, ठीक है। अब उसको निकालना है, रिलीफ और इनकम निकालना है। अब बाहर की इंडियन इनकम कितनी है, 9,20,000। फॉरेन इनकम कितनी है, 12 लाख रुपीज़। ग्रॉस टोटल इनकम कितनी होगी, 31,20,000। अब उसने जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भरा उसने 1,10,000 का, उसका उसको 87 डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 80D का उसका उन्होंने भरा है 54,000 अपने पापा का, बट उसको 50,000 मिलेगा, एज्यूमिंग दैट हर फादर इज ऑल्सो रेसिडेंट इन इंडिया। अब क्वेश्चन में नहीं दिया कि उसके फादर रेसिडेंट है कि नहीं है, तो अपन एज्यूम कर लेंगे रेसिडेंट है और 50,000 का डिडक्शन दे देंगे उनको, क्योंकि पहले क्वेश्चन में हुआ था, याद है, नॉन रेसिडेंट था तो 50,000 का नहीं मतलब 25,000 का मिला था। तो इसलिए अपन यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि हर फादर इज ऑल्सो रेसिडेंट इन इंडिया, तो डिडक्शन कितना मिल जाएगा, 50,000, ठीक है।
तो उसकी इनकम कितनी होगी 29,60,000। अब इनकम टैक्स निकाल लिया उसमें स्लैब रेट से, ठीक है, 7,500,000, उस पर सेस लगा दिया 20,020। अब निकाल रहे हैं अपन टैक्स इन एवरेज रेट ऑफ टैक्स इन इंडिया। अब टैक्स कितना आ गया आपका 728,520। टोटल इनकम कितनी उसकी, नेट टोटल इनकम 29,60,000, 728,520 अपॉन 29,60,000 इंटू 100, ये आ गया उसका रेट ऑफ टैक्स इन इंडिया। फॉरेन कंट्री में उसने 1,80,000 टैक्स भरा है 12 लाख के इनकम पे, तो वहाँ का रेट आ गया 15%। तो अपन कितना रिलीफ देंगे 15%, कितनी इनकम पे, डबल टैक्स इनकम पे। डबल टैक्स इनकम कितनी उसकी 12 लाख रुपए, 15% पे दे देंगे उसको, तो 1,80,000 जो बाहर भरा उसने वो उसको मिल जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे जब आप एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकालोगे तो उस टाइम गलती से ना टोटल इनकम ये लेने की बजाय ये मत ले लेना 31,20,000, ये गलती कर सकते हो आप। आपको कौन सी लेनी है, नेट टोटल इनकम लेनी है, मतलब इनकम ऐड करने के बाद डिडक्शंस देने के बाद वाली इनकम लेनी है ना, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन 4 है, द कॉन्सेप्ट ऑफ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन डिटरमाइनिंग द टैक्स इम्प्लीकेशंस ऑफ क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन, एग्जामिन द सिग्निफिकेंस देयरऑफ व्हेन सच ट्रांजैक्शन आर गवर्न्ड बाय DAA, ठीक है। तो देखो, एक तो हमने इस चैप्टर में 2 चीज़ छोड़ी है जो आपकी बुक में दी है, मॉडल में दी है। एक तो कॉन्सेप्ट ऑफ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, दूसरा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग वाला, BPO वाला। तो ये दोनों पॉइंट मैंने क्यों नहीं पढ़ाया, ये दोनों पॉइंट मैं पढ़ाऊंगा चैप्टर ऑफ नॉन रेसिडेंट के साथ, क्योंकि जहाँ ये बात होती है परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट वाली, वहाँ सेक्शन 9 पे आ जाता है, और सेक्शन 9 कहाँ पे, वो NR के चैप्टर में, तो उसके साथ लिंक करके उसमें उस चैप्टर में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी उसी PE के बारे में ही है, तो अपन वहीं पढ़ेंगे, इसको क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे वहाँ पे भी, ठीक है। क्वेश्चन 5, अ इंडिविजुअल रेसिडेंट इन इंडिया हैविंग इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया इन अ कंट्री विथ which no agreement under section 90 exists asks you to examine whether the credit for tax paid on the foreign income will be allowed against his income tax liability in India। मतलब ये पूछ रहा है बेसिकली कि इंडिया के साथ अगर कोई कंट्री का DTAA नहीं है और वहाँ का बंदा अगर इंडिया का बंदा अगर वहाँ की इनकम कमाता है तो इंडिया को रिलीफ देता है क्या। हाँ सर, वही तो पढ़ रहे हैं जब से, सेक्शन 91, यस वही लिखा है इसमें, सेक्शन 91 के बारे में लिखा है पूरा थ्योरी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या, नहीं ऐसे नहीं आते। MCQ वगैरह में कुछ थ्योरी पूछ सकता है, ऐसे क्वेश्चन पर ऐसे आते नहीं। अब ये क्वेश्चन देखो, 6 क्वेश्चन क्या है कि द इनकम टैक्स एक्ट 1961 प्रोवाइड्स फॉर टैक्सेशन ऑफ सर्टेन इनकम अर्नड इन इंडिया बाय मिस्टर एक्स अ नॉन रेसिडेंट। द DTAA प्रोवाइड्स which applies to Mr. X provides for taxation of such income in the country of residence. Is Mr. X liable to pay tax on such income earned by him in India? Examine. अब ये बोल रहा है मिस्टर एक्स है जो नॉन रेसिडेंट है, जिसकी इनकम टैक्स हिसाब से इंडिया में टैक्स होनी चाहिए, बट DTAA बोलता है कि इंडिया में टैक्स नहीं होनी चाहिए, तो क्या होगा बताओ। विच एवर इज मोर बेनिफिशियल, मतलब DTAA बोल रहा है कि नहीं टैक्स होनी चाहिए तो नहीं होगी, ठीक है। तो देखो ये लिखा है यहाँ पे, the provision of the act shall apply to the extent they are more beneficial to the SSC. This means that where the DTAA has been entered, the SSC can opt to be governed by the provision of DTAA if the provisions are in the benefit of the SSC in comparison to the act, ठीक है। but अगर वो इंडिया में रिलीफ क्लेम करना चाहता है तो अपन ने क्या पढ़े थे पॉइंट नंबर 3 नोट्स में कि उसको TRC देना पड़ता है, टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट उसको सबमिट करना पड़ता है, ठीक है, और साथ में डिटेल्स देनी पड़ती है। तो बेसिकली वही लिखा है पूरे क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, आरिफ इज रेसिडेंट इन ऑफ बोथ इंडिया एंड अनदर फॉरेन कंट्री इन प्रीवियस ईयर 2021। ही ओन्स इमूवेबल प्रॉपर्टीज इन बोथ द कंट्रीज इंक्लूडिंग रेसिडेंशियल हाउस, ठीक है सर। ही अर्नड इनकम ऑफ ₹50 lakhs फ्रॉम रबर स्टेट्स इन फॉरेन कंट्री ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021। ओके, ही सोल्ड सम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन फॉरेन कंट्री, ये फॉरेन कंट्री की बात चल रही है, रिजल्टिंग इन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑफ ₹10 lakh ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है भाई। आरिफ हैज़ नो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन इन इंडिया। इंडिया में जो बिजनेस करता है उसके परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है उसके पास। हाउएवर ही हैज़ डिराइव्ड रेंटल इनकम ऑफ ₹6 lakhs फ्रॉम प्रॉपर्टी लेट आउट इन इंडिया एंड ही हैज़ अ हाउस इन लखनऊ वेयर ही स्टेज ड्यूरिंग हिज विजिट टू इंडिया। यहाँ ऊपर बोला था कि उसके रेसिडेंशियल हाउस दोनों कंट्री में है, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन विद रीजंस whether the business income of Arif arising in foreign country and the capital gains in respect of sale of property situated in foreign country can be taxed in India, ठीक है। अब आर्टिकल 4 क्या बोलता है DTAA का, वो सुन लेते हैं अपन। आर्टिकल 4 ऑफ DTAA बिटवीन इंडिया एंड फॉरेन कंट्री
where Arif is resident provides that where an individual is resident of both the contracting states, then he shall be deemed to be resident of the contracting state in which he has a permanent home available to him. If he has a permanent home available in both the contracting states, he shall be deemed to be resident of contracting state with which his personal and economic relations are closer. So ये समझाता हूँ, टेंशन मत लो, एकदम बहुत भारी भारी लग रहा होगा। आर्टिकल 4 क्या बोलता है DAA का, अगर कोई कंट्री, इंडिया का और वो कंट्री का क्या बोलता है कि अगर कोई बंदा है जिसकी दोनों कंट्रीज में इनकम है, तो उसकी इनकम टैक्स किस उसमें होना चाहिए, उस कंट्री में होना चाहिए जिस कंट्री में उसका रेजिडेंशियल हाउस है। अब अगर वो बंदे का रेजिडेंशियल हाउस दोनों कंट्री में है, तो क्या होना चाहिए, उस कंट्री में होना चाहिए जहाँ पे उसके इकोनॉमिक एंड पर्सनल रिलेशंस क्लोजर है। ठीक है, अब देखो फिर से बोलो आर्टिकल 4 ऑफ DAA विद इंडिया और वो फॉरेन कंट्री के बीच में जो है वो क्या बोलता है कि अगर कोई बंदा है जिसकी दोनों जगह इनकम है, तो दोनों जगह की इनकम उसकी किस कंट्री में टैक्सेबल होना चाहिए, जिस कंट्री में उसका रेजिडेंशियल हाउस है। और अगर हाउस दोनों कंट्री में रेजिडेंशियल हाउस उसका है, तो उस कंट्री में जिसमें उसके पर्सनल एंड इकोनॉमिक रिलेशंस क्लोजर है। ठीक है, तो अब देखो हमारा हाउस दोनों कंट्री में है क्या, हाँ, ही ओन्स इमूवेबल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग रेजिडेंशियल हाउस इन बोथ द कंट्रीज। मतलब अपने को इसका दोनों कंट्रीज में रेजिडेंशियल हाउस है, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, किस कंट्री में उसके पर्सनल एंड इकोनॉमिक रिलेशंस क्लोजर है बेसिकली। ठीक है, तो आंसर पढ़ते हैं। सेक्शन 92 ऑफ द इनकम टैक्स, जो बेनिफिशियल जाता है वो अप्लाई होना चाहिए बोला है इसने। ठीक है, अभी बोला इन दिस केस आर इज रेजिडेंट ऑफ बोथ द कंट्रीज। ठीक है, फिर ये पूरा उसने टाई ब्रेकर रूल के बारे में दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आंसर कहाँ लिखा वो देखते हैं। आरिफ इज रेजिडेंशियल हाउस बोथ इन इंडिया एंड फॉरेन कंट्री, thus he has a permanent home in both the countries. Arif owns rubber estates in foreign country from which he derives business income. However, Arif has no permanent establishment of his business in India. देखो यहाँ पे दिखा है साफ साफ कि आरिफ का परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है इंडिया में, ये लिखा है यहाँ पे। देखो आरिफ हैज नो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, काट देता हूँ यहाँ से पहले। आरिफ हैज नो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन इन इंडिया। ठीक है, तो मतलब क्या कि अब बोल रहा है कि दोनों कंट्री में हाउस है, बट आरिफ का वहाँ पे परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है क्योंकि उनका बिजनेस वहाँ चलता है, बट इंडिया में उसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टी भी लोकेटेड है इंडिया में, बाहर प्रॉपर्टी भी लोकेटेड है, तो क्या बोलेगा ये कि वहाँ पे इसके पर्सनल एंड इकोनॉमिक रिलेशंस क्लोजर है। क्यों, फिर से पढ़ते हैं, कंफ्यूज मत हो। आरिफ हैज रेजिडेंशियल हाउस बोथ इन इंडिया एंड फॉरेन कंट्री। ठीक है, दस ही हैज परमानेंट होम इन बोथ द कंट्रीज। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि पर्सनल एंड इकोनॉमिक रिलेशंस कहाँ क्लोजर है। तो आरिफ ओन्स रबर स्टेट्स इन फॉरेन कंट्री फ्रॉम विच ही डिराइव्स इनकम। हाउएवर आरिफ हैज नो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस इन इंडिया, हमने पढ़े ऊपर। देयरफॉर his personal and economic relations with foreign countries are closer, since foreign country is the place where property is located and permanent establishment has been set up. तो कहाँ क्लोजर हुए, फॉरेन कंट्री में। Therefore he shall be deemed to be resident of foreign country. ठीक है, मैं रिपीट इतने बार इसलिए किया क्योंकि आई वॉन्टेड टू मेक श्योर कि आपको समझ में आया पूरा अच्छे से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। Mr. Kamesh, an individual resident in India, aged 52 years, furnishes you the following particulars of income earned in India. Country X and country Y. अच्छा 3 कंट्री है, हाँ, उसके पर्टिकुलर्स कहाँ की दी है, इंडिया की, कंट्री एक्स की, कंट्री वाई, तीनों कंट्रीज की दी है। इंडिया हैज़ नॉट एंटर्ड इनटू डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। सर बार कितने बार वही सेक्शन आएगा सर, 91 सेक्शन आ रहा है इसमें तो। हाँ बेटा 91 ही आ रहा है, हर जगह 91 आ रहा है, मतलब कोई क्वेश्चन आपका 91 किसी का कुछ क्वेश्चन और नहीं है, सिर्फ 91 क्वेश्चन है। ठीक है, बेसिकली उसके रहेंगे ना क्योंकि टेक्निकल वही हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, तो मैंने यहाँ ब्लू कलर दिया हूँ किसको, कंट्री एक्स को, येलो दिया हूँ कंट्री वाई को, ताकि तो बायोफिकेट हो जाए आपके लिए। अब इनकम फ्रॉम प्रोफेशन कैरिड ऑन इंडिया कितना है, 7,50,000। उसकी एग्रीकल्चर इनकम है कंट्री एक्स से। ठीक है, उसको डिविडेंड रिसीव हुआ है फ्रॉम कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन कंट्री वाई से डिविडेंड मिला है, कंट्री एक्स में एग्रीकल्चर इनकम है। रॉयल्टी है उसकी कंट्री एक्स में, एक्सपेंसेस उसने पे किया रॉयल्टी के 50,000। बिजनेस लॉस है कंट्री वाई में। रेंट फ्रॉम अ हाउस सिचुएटेड इन कंट्री वाई। ठीक है, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ अबाउ हाउस इन कंट्री वाई, नॉट अलाउड एज डिडक्शन इन कंट्री वाई। ठीक है, नोट
बिजनेस लॉस इज कंट्री वाई इन कंट्री वाई इज नॉट एलिजिबल फॉर सेट ऑफ अगेंस्ट अदर इनकम एज पर लॉ ऑफ दैट कंट्री। ठीक है, रेट ऑफ टैक्स दिए कंट्री एक्स में 10%, कंट्री वाई में 20%। अब अपन को निकालना है टोटल इनकम कमेश की। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है बात, एक तो म्यूनिसिपल टैक्स वो कंट्री में अलाउ नहीं होते, दूसरी चीज़ जो बिजनेस का सेट ऑफ हुआ है लॉस का वो भी उस कंट्री में अलाउ नहीं होता है। तो सर क्या हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे हम बिजनेस लॉस को अलाउ करेंगे क्या, या फिर जो एक्सपेंसेस ने बाहर किए उसको अलाउ करेंगे क्या, क्या करेंगे सर, क्या करेंगे बताओ बताओ, आप भी सोचो क्या करना चाहिए। देखो अपन निकाल रहे हैं इंडिया के हिसाब से टैक्स उसका, तो इंडिया के हिसाब से अपन टैक्स निकाल रहे हैं तो हमको फ़र्क नहीं पड़ता कि बाहर आपने डिडक्शन दियो कि नहीं दियो, हमको फ़र्क नहीं पड़ता वहाँ पे आप उसको टैक्स करते हो कि नहीं करते हो। हम जब इंडिया में आता है तो हम उसका डिडक्शन देते हैं, हम उसके एक्सपेंस डिडक्शन देते हैं, तो हम यहाँ पे देंगे। ठीक है, देखो आप यहाँ पर क्वेश्चन अपन निकालते हैं। तो उसकी हाउस प्रॉपर्टी जो सिचुएटेड इन कंट्री वाई है, ठीक है, उसमें उसने ग्रॉस एनुअल कितनी GAV इसकी 2,40,000 देखो यहाँ पे दी है। अब यहाँ पर माइनस करेंगे म्यूनिसिपल टैक्सेस, हालांकि वहाँ पे अलाउड नहीं है पर अपन इंडिया के हिसाब से कैलकुलेट करें तो अपन देंगे, दे दिया अपन ने, फिर रिडक्शन देंगे 24 का 30% ऑफ NAV निकाल लिया अपन ने। अपने आगे इनकम तो हाउस प्रॉपर्टी। अब PGP इनकम देखते हैं। अब प्रोफेशनल ऑफ इनकम क्रेडिट आउट इंडिया 7.5 लाख रुपये यहाँ से इनकम है उसकी इंडिया से 7,50,000। ठीक है, रॉयल्टी इनकम फ्रॉम लिटरेरी बुक फ्रॉम कंट्री एक्स। ठीक है, और उसकी रॉयल्टी इनकम इतनी वहाँ पे 6 लाख रुपये, बट उसको डिडक्टिंग मतलब उसके एक्सपेंसेस वहाँ पे हुए 50,000 के, तो वो अपन डिडक्ट करेंगे, उसके एक्सपेंसेस का डिडक्शन मिलता है रॉयल्टी में। ठीक है, और बिजनेस लॉस सेट ऑफ जो वहाँ पे नहीं मिलता वो भी हम इंडिया में देंगे, अभी हमने समझे। तो ये 65,000 का इंडिया में अपन डिडक्शन देंगे। कितना आया, 12,35,000 आ गया आपका। अब हम निकालेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। एग्रीकल्चर इनकम इन कंट्री एक्स 50,000, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम अ कंपनी इन कंट्री वाई 1,50,000, ये दोनों भी टैक्स हो जाएंगे इंडिया में 2 लाख रुपये। अब बोलोगे सर एग्रीकल्चर इनकम इन कंट्री एक्स है, वो इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम आएगी तो आप इंडिया के हिसाब से टैक्स करना चाहिए आपको, तो इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम एक्सेप्ट होती है। तो बेटा अपन इसको इंडिया के हिसाब से टैक्स कर रहे हैं, बट इंडिया में जो एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है ना वो इंडियन लैंड पे होती है, फॉरेन लैंड पे नहीं होती। तो ये जो एग्रीकल्चर इनकम है ये काय पे है, ये है फॉरेन लैंड पे, तो एग्जेम्प्ट होगी क्या इंडिया में, नहीं होगी, ऑब्वियसली नहीं होगी, इसलिए ये एग्जेम्प्ट नहीं हुई है। तो आपको डाउट आ सकता है कि सर एग्रीकल्चर इनकम तो इंडिया में एग्जेम्प्ट होती है तो वो एग्जाम क्यों नहीं किया, क्योंकि वो इंडियन लैंड पे होती है। ठीक है, तो ये आगे आपकी इनकम टोटल इनकम कैलकुलेट कर लिया अपन ने, आगे 15,96,000। ठीक है, अब रॉयल्टी इनकम में 80 QQB में आपको डिडक्शन मिलता है 3 लाख रुपए का, यस सर मिलता है, वो अपने दे दिए यहाँ पे। आगे आपकी इनकम कितनी आ गई, 12,96,000, उस पर अपन टैक्स निकाल लिया 30% 2,96,000 पे, और बाकी 1,12,510 शुरू के 10 लाख का। ये 1,12,500 कैसा था आपको पता होना चाहिए, पता होना ही चाहिए, फाइनल में होना मतलब 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% और आगे के 5 लाख का 20%। ठीक है, तो ये आपका टैक्स आ गया, प्लस सेस ऐड कर दिया आपने 2,09,352। अब आया थोड़ा सा मामला इंटरेस्टिंग। अब मुझे बताओ आप एवरेज रेट ऑफ टैक्स किस पे कैलकुलेट करोगे। आपका टैक्स तो आ गया 2,09,352, ये आपका टैक्स आ गया। अब नेट टोटल इनकम कितनी लोगे, सर ये तो यही लेंगे 2,96,000। ठीक है, ये ले लिया अपन ने 2,09,352 अपॉन 12,96,000 इंटू 100, ये आ गया आपका रेट 16.154%। ठीक है, अब एवरेज रेट उस कंट्री में कितना किया है, एक्स में 10% किया, सर यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में 10% किया है, देखो ठीक है 10% किया है। अब जब 3 कंट्रीज इन्वॉल्व है, 2 कंट्रीज और जैसे इंडिया का रेसिडेंट है और उसकी बाहर की 2 कंट्रीज से इनकम है, तो वो दोनों का अलग अलग निकालेंगे, दोनों साथ में निकालेंगे। अपन इनकम तो एक साथ कैलकुलेट करेंगे पर रिलीफ अलग अलग निकालेंगे। ठीक है, अब देखो उसका 10% है। अब डब्ल्यू टैक्स इंटरेस्टिंग क्या है, इंटरेस्टिंग उसका ये रेट निकालना नहीं था 16.1%, ये इंटरेस्टिंग नहीं है। इंटरेस्टिंग है कि डब्ल्यू टैक्स इनकम कितनी, स्क्रीन पर मत देखो, अभी मेरी तरफ देखो। अब मुझे बताओ कि डब्ल्यू टैक्स इनकम कितनी उसकी, एक तो उसकी एग्रीकल्चर इनकम 50,000 रुपये, उसकी रॉयल्टी इनकम है, रॉयल्टी इनकम कितनी सर, रॉयल्टी इनकम 6 लाख रुपये। पर सर इंडिया में टैक्स कितनी हुई है, इंडिया में टैक्स हुई है एक्सपेंसेस का डिडक्शन करने के बाद प्लस 3 लाख रुपए का डिडक्शन देने के बाद अंडर चैप्टर 6 से 80 QQB। तो इंडिया में डब्ल्यू टैक्स इनकम रॉयल्टी इनकम कितनी उसकी 6 लाख रुपए नहीं है,
उसकी इंडिया में सिर्फ 2.5 लाख रुपए डब्ल्यू टैक्स हुई है ना। 6 लाख में से 50,000 माइनस एक्सपेंसेस का और 3 लाख 80 क्यूक्यूबी का माइनस करके, तो टोटल इनकम उसकी डब्ल्यू टैक्स इनकम कितनी होगी इंडिया में कंट्री एक्स की? 50,000 एग्रीकल्चर और 2.5 लाख रुपए रॉयल्टी की। टोटल इनकम टैक्सेबल इन इंडिया डब्ल्यू टैक्स जो है 3 लाख रुपए। तो 3 लाख रुपए पे 10% जो लोअर रेट है उसका अपने को रिलीफ मिल जाएगा, रिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 91। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर गलती कर सकते हो आप। 6 लाख रुपए पे 6 लाख रुपए डब्ल्यू टैक्स इनकम मत दे देना। डब्ल्यू टैक्स सिर्फ 3 लाख रुपए हुई है। आप सोचो ना कि 6 लाख रुपए उन्होंने वहाँ पे इनकम कमाई, ठीक है, पर इंडिया में आके टैक्स कितनी हुई? सिर्फ 2.5 लाख रुपए हुई ना उसमें से, क्योंकि 50,000 का अपना एक्सपेंसिव डिडक्शन दे दिया, प्लस 3 लाख रुपए का अपन ने रॉयल्टी डिडक्शन दे दिया उसको। तो 2.5 लाख रुपए इसकी इनकम से टैक्स हुई इंडिया में, डब्ल्यू टैक्स उतनी हुई है। अब देखेंगे अपन एवरेज रेट ऑफ टैक्स इन कंट्री वाई, 20% वहाँ पे रेट है। उसकी डब्ल्यू टैक्स इनकम कंट्री वाई कौन सी है? हाउस प्रॉपर्टी की 161 जो अपन ने ऊपर निकाले अभी, 2,40,000 नहीं है, 161 है, ठीक है, क्योंकि अपन ने 10% म्यूनिसिपल टैक्सेस का उसको 10,000 रुपये म्यूनिसिपल टैक्सेस का दे दिए और 30% अपन ने NAV का 24 में दे दिए, तो 161 उसकी ये है। इसमें भी यहाँ पे 240 मत कर देना। डिविडेंड है 150, टोटल हो गया 311। उसमें बिजनेस लॉ सेट ऑफ किया अपन ने, उसका बिजनेस लॉ भी सेट ऑफ किया उसका इंडिया में, ये आ गया 246। और ये हो गया आपकी डब्ल्यू टैक्स इनकम। ये है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें आप गलती करोगे, पक्का गलती करोगे। अगर पेपर में आता नहीं क्वेश्चन बिना देखे जाते पक्का गलती करते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, जो इनकम डब्ल्यू टैक्स है उस पर ही रिलीफ मिलता है सिर्फ। डब्ल्यू टैक्स कितनी इनकम यहाँ पे रॉयल्टी वाली? 6 लाख में से 50,000 हटा के और 3 लाख हटा के रॉयल्टी के हटा के क्यूक्यूबी वाला। यहाँ पे कितनी है? हाउस प्रॉपर्टी की 161 है, 240 नहीं है। 240 जो यहाँ पे दी है ना क्वेश्चन में, 240 ये नहीं है। 240 में से अपन ने कितना हटा दिया? 10,000 उसको म्यूनिसिपल टैक्स का डिडक्शन दे दिया अपन ने उसको, प्लस अपन ने उसको 30% ऑफ NAV का डिडक्शन दिए हैं, तो कितना गया? 161 आ गया आपका इनकम। तो डब्ल्यू टैक्स कितनी हुई यहाँ इंडिया में? कितनी हुई डब्ल्यू टैक्स? मतलब इंडिया में 161 हुई, तो वहाँ पे जो डब्ल्यू हुई है टैक्स वो हुई 161। और उसको डिविडेंड अपन ने 150 का टैक्स किया, प्लस उसको इंडिया में बिजनेस उसको सेटअप हो दिए हैं अपन ने, तो वो भी इसको माइनस करेंगे अपन 65,000 का, तो आ गया 246। तो 246 पे अपन 16.154 जो कि लोअर रेट है। लोअर रेट अपने कैसे निकाले यहाँ पे? अच्छा, अपना एवरेज इंडियन टैक्स रेट आया ना 16.154, वो अपन ने निकाले एंड 20% निकाले, तो उसका लोअर रेट 16.154% है, वो अपन ने इसको रिलीफ दे दिए। एज सिंपल एज दैट, है कि नहीं? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख के जाना। एग्जाम के एक दिन पहले भी देखना है क्वेश्चन, लिख लो ये क्वेश्चन, मार्क कर लो। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 8 मिस्टर कमेश वाला। ये एग्जाम के एक दिन पहले देख के जाना, क्योंकि इसमें ऐसी गलती कर सकते हो छोटी छोटी आप, क्योंकि कोर्स बहुत बड़ा है DT का, इसलिए कर सकते हो, इसलिए बोल रहा हूँ। आपकी योग्यता पे डाउट नहीं है हमें, ठीक है। मिस्टर अनिल एजेड 49 ईयर्स रेसिडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। मिस्टर अनिल एजेड 49 ईयर्स रेसिडेंट इंडिविजुअल फर्निशेस द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम अर्नड बाय हिम इन इंडिया एंड कंट्री N फॉर प्रीवियस ईयर 2021। इंडिया डज नॉट हैव अ DAA। सर क्या हो रहा है सर, ये DAA है ही नहीं उसका किसी के साथ, मतलब ये क्वेश्चन आ रहे हैं, 91 क्वेश्चन आ रहे हैं पूरे, ठीक है सर। अब देखो यहाँ पे सेक्शन 91 याद हो गया आपको, तो सेक्शन ऐसे आपको याद करके लिखने की जरूरत नहीं है बहुत सारे, आप क्वेश्चन करते रहोगे अलग अलग चैप्टर से, तो जो मेन सेक्शंस आपको याद हो ही जाते हैं वो याद कर लेना। अब 91 याद हो गया आपको, इतने बार 91 आ गया, तो आपको पता है कि जहाँ DAA नहीं होता वहाँ 91 में रिलीफ मिलता है, ठीक है। तो उसकी इनकम है फ्रॉम प्रोफेशन कैरिड ऑन इन मुंबई 8,50,000। एग्रीकल्चर इनकम उसकी कंट्री N से है 1,30,000। डिविडेंड कंट्री N से 85,000। रॉयल्टी यहाँ पे 625,000 रॉयल्टी है। अब यहाँ पे भी वही होगा पिछले क्वेश्चन जैसा। एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर अर्निंग रॉयल्टी 75,000। बिजनेस लॉस इन कंट्री N 1,10,000 बिजनेस लॉस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है, अभी आपको मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, वो समझ में आ जाएगा अपने आप। द डोमेस्टिक टैक्स लॉज ऑफ कंट्री N डज नॉट परमिट सेट ऑफ बिजनेस लॉस अगेंस्ट एनी अदर इनकम। मत करो, हम करेंगे, सिंपल। The rate of income tax in country N is 18%. Compute total income and tax payable by Mr. Anil in India, assuming that he does not opt for section 115 BAC, ठीक है। इनकम कितनी है प्रोफेशनल इंडिया की? 8,50,000। उसको बिजनेस लॉस देंगे क्या अपन सेट ऑफ करने देंगे क्या? यस सर देंगे, अभी अपन ने समझे थे, दे देंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर इनकम इन कंट्री N कितनी है? 1,30,000, नॉट एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10(1). 10(1) में कौन सी होती है? जो इंडियन लैंड पे होती है,
डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम कंट्री इनकॉर्पोरेटेड इंडिया इन कंट्री एंड 8,000. रॉयल्टी इनकम ऑफ फ्रॉम लिटरेरी बुक इन कंट्री एंड कितनी 6,25,000 है, बट उसने एक्सपेंसेस कितने उसको कमाने के लिए 7,000 में रिडक्शन किया, उसने एक्सपेंसेस किया है, तो उसको रिडक्शन मिल जाएगा 7,000 का. तो कितनी इनकम टैक्स हुई यहाँ पे 550,000. टोटल इनकम आ गई 765,000, 7,65,000. GTI उसकी आ गई 15,05,000. उसमें उसको चैप्टर 6A में 80 QQB में मिलेगा डिडक्शन 3 लाख का रॉयल्टी पे. टोटल इनकम कितनी होगी 12,50,000 12,05,000. 12,05,000 इज टोटल इनकम. NTI अब आप रेट निकालोगे, जब पहले टैक्स निकालोगे फिर रेट किस पे निकालोगे, इस पे निकालोगे. तो टैक्स आ गया आपका 1,80,960. उस पर अपन निकालेंगे एवरेज रेट ऑफ टैक्स 1,80,960 अपॉन 12,05,000. ये देखो यहाँ वाला, ठीक है. आगे आपका 15.0174% एवरेज रेट ऑफ टैक्स इन इंडिया. अब अपन कंट्री एन का निकालेंगे एवरेज रेट. तो कंट्री एन का तो 18% दिया हुआ है अपने को. अब अपन निकालते हैं डब्ल्यू टैक्स इनकम कितनी हुई है. तो एक तो एग्रीकल्चर इनकम हुई है 1,30,000. फिर रॉयल्टी इनकम में आपको पता है क्या करना है सर, अपने एक्सपेंसेस और डिडक्शन हटा के देंगे. 625 में से 7,000 हटा दिए और 3 लाख हटा दिए, तो बचा कितना 2,50,000. और डिविडेंड इनकम किसकी कितनी है 85,000. अब सर उसको जो बिजनेस लॉस अपन ने 1,10,000 का इंडिया में सेट ऑफ दिया है, उसको भी इसमें से माइनस करेंगे क्या? करेंगे सर. आपको तो पता नहीं, आता नहीं, हमको आता है सर. अब आपको आता होगा पक्का. मैं भूल सकता हूँ, मैं गलती कर सकता हूँ, पर आप नहीं कर सकते. अब पेपर में अच्छे से बना के आना, पेपर में पूरे मार्क्स मिलना चाहिए. इंटरनेशनल टैक्सेशन बहुत ईजी है, हाँ बहुत ईजी है. आपको टफ लगता होगा, मैं ईजी बनाऊंगा, टेंशन मत लो. इसके बाद ट्रांसफर प्राइसिंग अपन पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, उसका तो अपन एना टैक्सेशन पढ़ेंगे, सब एकदम अच्छे से पढ़ लेंगे. मेरे से पढ़ने के बाद आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा फॉर श्योर. अभी पूरे क्वेश्चन करा के दे रहा हूँ. ये क्वेश्चन में अब गलती बिल्कुल मत करना ना. गलती करोगे तो मेरे से मैं चिल्लाऊंगा, फिर गुस्सा हो जाऊंगा. गलती बिल्कुल नहीं करना, ठीक है. तो अब मैं भी गलती, सर आप गलती कर सकते हो, हम नहीं कर सकते, समझ गया हूँ मैं. मत करना गलती, ठीक है. तो 1,10,000 का बिजनेस लॉस सेट ऑफ मिल जाएगा उसको. तो आपकी डब्ल्यू टैक्स की इनकम कितनी हुई 3,55,000. इतनी इनकम उसने कमाया, पर जो अपने खर्चा दिया, यहाँ पे डिडक्शन दिया, बिजनेस को सेटअप दिया, वो हटा के अपने डब्ल्यू टैक्स इनकम है 3,55,000. उस पर अपन रिबेट देंगे एट लोअर रेट. कौन सा लोअर रेट? इंडिया वाला है 15.014%. तो 15.01474% पे उसको अपन रिबेट अंडर सेक्शन 91 दे देंगे. कैसा लगा? अच्छा, एक क्वेश्चन और बाकी है, क्वेश्चन नंबर 10. अभी लास्ट क्वेश्चन है सर. लास्ट इतने से ही है, हाँ मॉडल में इतने से. इसके अलावा RTP MTP आप देख लेना. अब वो खुद से सॉल्व करना ना, मैं पूरा नहीं कराऊंगा, थोड़ा खुद से करके देखना पड़ेगा. और उसमें अगर क्वेश्चन करोगे और बनेगा तो क्या करोगे आप? सबसे पहले क्या करोगे यहाँ पे आके कमेंट करोगे सर बन गया. तो मुझे मैसेज कर देना. मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, मेरा नंबर भी रहता है उसमें. तो टेलीग्राम व्हाट्सएप कुछ भी करना, बताना मुझे कि सर बन गया. आपके लेक्चर देख के कहते हैं हम RTP MTP सॉल्व किए, या फिर आपका जो भी आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो वो सॉल्व किए, तो सर बन गया हमको. ये पक्का बताना ना, मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा, खुशी होगी. Mr. Ravi, an individual resident in India, aged 45 years, furnishes you the following particulars of income earned in India, foreign country S and foreign country T. Easy. सर 3 कंट्री हम कर लेंगे सर. छोड़ दूँ क्या क्वेश्चन? नहीं छोड़, करा के दूंगा. पर देखो मैं आपको अभी खुद पूरा बन जाएगा ये क्वेश्चन ना, मैं ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी. देखो इंडियन इनकम फ्रॉम बिजनेस कैरिड ऑन इन मुंबई इतना है 4,40,000. इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक विद ICICI बैंक 42,000. इनकम अर्नड इन फॉरेन कंट्री एस में क्या किया है उसने? एग्रीकल्चर इनकम कमाया 94,000 की. रॉयल्टी इनकम कमाया है, फिर रॉयल्टी आ गई 7,80,000 की. एक्सपेंसेस अर्न किए, मतलब एक्सपेंसेस लगे उसको रॉयल्टी में 50,000. आपको अभी से पता है क्या करना है इसमें. सर छोड़ दो सर क्वेश्चन, मैं छोड़ नहीं सकता, मेरा फर्ज है कराने का. आपको बन तो इससे जाएगा. डिविडेंड रिसीव फ्रॉम कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन कंट्री टी. रेंट फ्रॉम हाउस सिचुएटेड इन कंट्री टी. ग्रॉस रेंट है, इस पर भी क्या करेंगे अपन? म्यूनिसिपल टैक्स डिडक्शन देंगे. फिर अपन क्या करेंगे? 30% NAV का देंगे. तो देखो म्यूनिसिपल टैक्स पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव हाउस 10,000 नॉट अलाउड इन कंट्री टी एज डिडक्शन. कंट्री टी में अलाउड नहीं रहता. अब उसमें वो निकालना है अपने को फिर से. अब ये क्वेश्चन अपने जो 8th क्वेश्चन के थे वैसे सेम एकदम, ठीक है. तो ग्रॉस एम वैल्यू पर हाउस प्रॉपर्टी निकाल लेंगे. 3,30,000 में से 10,000 माइनस करके 320 आ गया. उसमें 30% माइनस कर दो 96,000.
224 आ गया आपका हाउस प्रॉपर्टी इनकम। बिजनेस इनकम निकल गया 4,40,000 यहाँ पे दिया हुआ है, 440 इनकम जो मुंबई की है। अदर सोर्सेज में रॉयल्टी इनकम, सर क्या करेंगे सर, इतने बार रिपीट हो रहा है सर, याद हो जाएगा हमको ये तो। एक्सपेंसेस डिडक्ट कर देंगे, 730 कर देंगे इसका आंसर। 780 की है तो आफ्टर डिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ 50,000 730 आ जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक विद ICICI बैंक 42,000। एग्रीकल्चर इनकम इन कंट्री एस नॉट एग्जेम्प्ट, एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट नहीं हो गया, पहले पढ़े ऊपर अभी, ठीक है। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम कंपनी टी, ये भी लग जाएगा, ठीक है। अब डिडक्शन कौन सा मिलेगा सर, पहले मिलेगा 80 QQB का रॉयल्टी इनकम 3 लाख। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, यहाँ पे सेविंग बैंक का इंटरेस्ट पे 80 TTA देना मत भूलना, ये भूल सकते हो आप। अब क्वेश्चन करके जाओगे, पूरे क्वेश्चन करके जाओगे, रॉयल्टी का डिडक्शन देना याद रहेगा, ATC का देना याद रहेगा, 80 TTA देना मत भूलना। 80 TTA 10,000 रुपये मिलता है यहाँ पे डिडक्शन, 80 TTA भी मत देना भूलना, क्योंकि अपन इतने सारे पॉइंट से भूल सकते हो सकता है, इसलिए बता दे रहा हूँ, इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ ताकि गलती होने का चांस भी रहे आपका तो ना हो, ठीक है। टोटल इनकम गया 40,85,000, ठीक है। अब टैक्स निकालिए अपन टोटल इनकम पे, ये आ गया। अब रिबेट कितना देना 91 में वो निकालना है अपने को, तो रिबेट की वर्किंग अलग से की है इनने, ठीक है। अब कंट्री एक्स का रेट देखते हैं 16, अपना रेट कितना आ गया, अपना रेट आया सर, ये देखो एवरेज टैक्स कितना है इंडिया में 268,932 268,320 सॉरी 268,320। अब 268,320 अपॉन 48,85 जो अपना इनकम है NTI है, वो अपना इनकम टैक्स आ गया इंडिया पे एवरेज टैक्स रेट 18.069%, ठीक है। एवरेज रेट ऑफ टैक्स इन कंट्री एस 16%। अब डब्ल्यू टैक्स इनकम कंट्री एस की देखते हैं अपन। एग्रीकल्चर इनकम है एक तो 94,000, ठीक है। रॉयल्टी इनकम पता है, बोलूँगा भी नहीं अब तो क्या किए हैं उसमें, ये क्या किए ये नहीं बोलूँगा, ये भी नहीं बताऊँगा क्या किए हैं, आपको पता है अब, ठीक है। टोटल इनकम आ गई 524। अब लोअर रेट कौन सा 16% जो कंट्री एस का है वो अपन दे देंगे उसमें 83,840। कितनी इनकम पे 524 जो डब्ल्यू टैक्स इनकम है आपकी। दूसरा आपका एवरेज रेट ऑफ कंट्री टैक्स इन कंट्री 20% है, तो अपना कितना है यहाँ पे 18.69, तो अपना इस बार इंडिया का रेट पे देंगे। डब्ल्यू टैक्स इनकम कितनी है हाउस प्रॉपर्टी की 2,24,000, 3,30,000 नहीं 2,24,000। डिविडेंड कितना 265 टोटल आ गया। अब इस पर 489 पे लोअर रेट 18.069 से रिलीफ दे देंगे अपन, रिबेट दे देंगे इतना, तो ये 83 प्लस 83,840 प्लस 88,357 आपका आ गया 172,197। आंसर ये आपका रिबेट है, या रिबेट दे दो 172,197, तो आपका टैक्स पेबल आ गया 96,123। और टैक्स पेबल को राउंड ऑफ करना है आपको, हर बार याद रखना, राउंड ऑफ करना नियरेस्ट 10 में, भाई भूलना ही है, कई बार होता है MCQ में आएगा आपको टैक्स निकालना रहेगा, टैक्स आएगा एक 123 दिया रहेगा, एक 120 दिया रहेगा, क्या करना है आपको 120 करना है। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स हमेशा राउंड ऑफ होता है टैक्स पेबल, ये बात ध्यान रखना, MCQ में आ सकता है गलती, इसलिए बता रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ। 96,123 टैक्स निकालने का आएगा आपको, आपने निकाला 96,123, बिना देखे क्लिक कर दोगे, बिना देखे टच कर दोगे, भाई 96,123 आंसर आ गया हमारा, और खुश एकदम, ICI भी खुश। ICI ने क्या की राउंड ऑफ कर दी 96,120 पे, तो ये चीज़ भी चेक कर लेना MCQ में, ठीक है। और एक और बात कि आप जब भी 91 सेक्शन लिखोगे ना, तो 91 सेक्शन में कंडीशन जो मैंने पढ़ाया आपको वो लिखना पड़ेगा आपको हमेशा, क्योंकि वो बोल रहा है कि कंडीशंस, या तो क्वेश्चन में बोल देगा कंडीशंस फुलफिल कर रही है, एज्यूम कर लो वो 91 कंडीशंस फुलफिल कर रहा है। अगर ऐसा नहीं बोला है तो आपको लिखना पड़ेगा कि अपन ने एज्यूम किया कि वो 91 कर रहा है, या फिर ऐसे देखो यहाँ पे क्या लिखा, मिस्टर रवि शैल बी अलाउड डिडक्शन अंडर सेक्शन 91 सिंस द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड। ही इज रेसिडेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, ठीक है। द इनकम इन क्वेश्चन अराइजेज और accrues to him outside India in foreign country SNT during that previous year and such income is not deemed to accrue and rise in India, ठीक है। The income in question has been subjected to income tax in foreign country SNT in his hands and it is presumed that he has paid tax from such मतलब such income in such countries, मतलब उसके हाथ में इनकम टैक्स हुई है उस कंट्री में, उन्होंने टैक्स पे किया है। There is no agreement under section 90 for the relief or avoidance of DAA between country SNT and India, ठीक है। तो ये 4 कंडीशन लिख देना, ठीक है। That's it guys, I think I've covered everything। PE और BPO में अलग एना वाले चैप्टर में पढ़ाने वाला हूँ, और यहाँ पर क्वेश्चन होगी तो PE वाला कॉन्सेप्ट जो पढ़ा था ना, कॉन्सेप्ट PE, और यहाँ पे BPO का आएगा, BPO बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, तो ये अपन पढ़ेंगे सेक्शन 9 के साथ।
एनआर वाले चैप्टर में। अब आपका काम क्या है? आपका काम है ये वीडियो देखने के बाद आपको जाके करना है आरटीपी एमटीपी क्वेश्चन, और जहाँ भी आपको क्वेश्चन जो आपको आपकी कोई ऑथर की बुक में होंगे वो देख के करना है कि मुझसे बन रहे कि नहीं बन रहे हो, डाउट पूछना। बन जाएंगे तो आके मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, बहुत खुशी होगी। पसंद आया होगा वीडियो तो लाइक कर देना, और बस बताओ कैसा लगा। और अगर नया चैनल पर सब्सक्राइब कर दो। आई एम स्टिल ग्रोइंग, आई एम अ न्यूबी, आई एम अ नूब हियर। तो नूब सिर्फ ड्यूरेशन में, नॉलेज में अपन फोड़ देंगे, सबको याद रखना। नॉलेज में अपन इतने अच्छे से पढ़ेंगे, इतने प्रैक्टिकली पढ़ेंगे, पर बहुत इजीली पढ़ने वाले अपन, तो वो तो टेंशन ही मत लो, अपन बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अभी ये क्या हो गया आपका DAA हो गया, अभी ट्रांसफर प्राइसिंग पढ़ेंगे, फिर एनआर टैक्सेशन पढ़ेंगे, और सब पढ़ेंगे और मज़ा आ जाएगा। अब मैं ये बोलना चाहता हूँ आपको कि आपके 35 डेज बचे हैं, अच्छे से पढ़ो, कुछ ही मत सोचो, पैनिक मत करना। आपने पहले पढ़ा हुआ है, आपको आता है, ध्यान रखो ये चीज़, खुद पे बिलीफ रखो, ट्रस्ट करो खुद पे, ठीक है। और बस यार दैट्स इट। और मैं आपसे बातें जो करता हूँ आखिरी में, ये पर्सनल लेवल पे करता हूँ, मतलब मुझे पर्सनली कनेक्ट होता है आप लोग से। आप लोग कमेंट करते हो ना, तो मुझे कमेंट बहुत सारे लोगों के नाम याद हो गए, क्योंकि उन लोग कमेंट बार बार करते हैं। तो आप जब कमेंट करते हो तो बहुत पर्सनल कनेक्ट बन जाता है आप लोगों से। तो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए मुझे। एंड ये जो भी बातें मैं करता हूँ आखिरी में आके, वो एकदम मेरे मन से आती बातें ना, पूरी एकदम नेचुरल रॉ रहती है। तो अपन फोड़ देंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, और इस बार पास होके दिखाएंगे ना। 30 दिन बचा है, जी जान लगा दो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो। अब तो शायद कोविड सब जगह थोड़ा कम ही हो गया। अगर आपके घर पे किसी को कोविड है, मतलब आई विश कि किसी घर पे नहीं होना चाहिए, बट फिर भी किसी घर में अगर है ऑलरेडी, तो आप लोग सबसे पहले उनका ध्यान रखो। और अगर सब चीज़ें ठीक है तो ही पढ़ाई पे ध्यान दो। पहले घर वालों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अभी लापरवाही करने का बिल्कुल टाइम नहीं है, बिल्कुल केयरलेस होने का टाइम नहीं है, उन पर ध्यान दो ऑब्वियसली। बट आपको एक चीज़ मेक श्योर और करना है कि अगले जो 30 दिन बचे हैं उसमें ज़्यादा कोई बाहर ना जाए घर से, आपके घर वाले भी ना, आप बाहर का मत खाओ, भी घर का खाओ, सिर्फ अच्छा खाना खाओ, अच्छे से सो, नींद अच्छी लो, और पढ़ो अच्छे से, ठीक है। तो चले एक 2 लाइन गा देता हूँ आप लोग के लिए, बस ऐसे ही गा देता हूँ, इच्छा हो गई आज एकदम से गाने की, तो आपके एग्जाम के लिए गा रहा हूँ, ठीक है। तो जो मैं लिरिक्स बोल रहा हूँ ध्यान रखना एकदम, मैं गला खराब हो गया तो माइंड मत करना। तेरी वो रफ्तार हो, रोके से भी तू ना रुके, हासिल कर ऐसा शिखर, पर्वत की भी नजरें उठे, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। चलो बाय बाय।